मई के दौरान खुदरा महंगाई एक बार फिर से बढ़ गई है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मई के दौरान रिटेल इन्फ्लेशन 3.93% दर्ज की गई, जो 16 महीने का ऊपरी स्तर है। इससे पहले अप्रैल के दौरान महंगाई 3.48% थी। मई में रिटेल महंगाई को बढ़ाने में गोल्ड सिल्वर का सबसे ज्यादा योगदान है। राज्यों की बात करें तो तेलंगाना में सबसे ज्यादा महंगाई दर्ज की गई है। मई में तेलंगाना की खुदरा महंगाई 6% से ऊपर है, 6.15%। सर, महंगाई के आंकड़ों के भीतर और क्या है? आंकड़ा लगभग उसी तरफ है जो हम आप लोगों से लगातार चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय महंगाई की खुदरा महंगाई की दर में अब बढ़ोतरी निरंतर दिखाई देगी। ये जो नई सीपीआई सीरीज है जो 2024 के बेस पर आई थी, उसका ये तीसरा आंकड़ा है। पहला आंकड़ा 2026 जनवरी में आया था, जब हमने महंगाई की दर 2.75% देखी थी। उसके बाद फिर मार्च में 3.4 और 3.48% की दर हमने अप्रैल में देखी थी, और अब महंगाई का ताजा आंकड़ा 3.8 के आसपास आ गया है। फूड इन्फ्लेशन इस नई सीरीज में जो इस आंकड़े में हमें दिखाई देती है वो करीब करीब हेडलाइन 4.4% से ऊपर रही है। लेकिन अगर आप 2 से 6% का रेंज देखें, जिस रेंज में आपको देखकर आरबीआई अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला करता है, तो महंगाई अभी भी 4% के से नीचे है और उस रेंज से कम बनी हुई है। लेकिन यहाँ आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक पॉलिसी की समीक्षा जो बीते सप्ताह की थी, उसमें भारत में महंगाई का आकलन 5% तक बढ़ा दिया है। तो 4% से ऊपर महंगाई के जाने की पूरी संभावना आरबीआई को भी है और बाजार को भी है। मौजूदा इसमें अगर आप आंकड़ों में देखें तो ये सही बात है कि गोल्ड सिल्वर की कीमतों में तेजी दिखाई दी है। सब्जियों में की कीमतों में भी बढ़ोतरी दिखाई दी है। फूड और बेवरेज की इन्फ्लेशन थोड़ी नरमी लेती हुई दिखी है। लेकिन हाँ, अगर एल नीनो का खराब मानसून का असर रहेगा, कल हमने आपको बताया कि मानसून की शुरुआत बेहद कमजोर रही है, तो इसका असर हमें दिखाई देगा। इस महंगाई के आंकड़े में अभी जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी है उसका पूरा असर नहीं आया है, क्योंकि वो बढ़ोतरी पिछले महीने के आधे हिस्से के बाद आई थी। तो अगली महंगाई का जो अगला आंकड़ा है वो थोड़ा ज़्यादा चौंकाने वाला हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ शांति समझौता फाइनल हो गया है। ट्रंप ने कहा है कि शांति समझौते पर हस्ताक्षर के लिए समय और दिन भी घोषणा जल्द की जाएगी। माना जा रहा है कि शांति समझौते पर आधिकारिक घोषणा रविवार को हो सकती है। उस दिन ट्रंप का जन्मदिन है। इस बीच शांति समझौते को लेकर ट्रंप के दावे का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों में, कमोडिटी बाजारों में दिखा। निफ्टी भारतीय बाजार में करीब 450 पॉइंट चढ़ा। कच्चे तेल में गिरावट आई। 17 अप्रैल के बाद सबसे निचले स्तर पर चला गया। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में उछाल देखने को मिला। गोल्ड का भाव $4200 के ऊपर पहुंचा। चांदी $67 के ऊपर कारोबार करती दिखी। इधर आज भारतीय शेयर बाजार में भारतीय करेंसी बाजार में रुपए ने जोरदार रिकवरी करी। दिन के कारोबार में डॉलर का भाव $95 के नीचे आ गया। बाजार में चौतरफा एक तरह से आप कह लीजिए कि हरियाली दिखी। मिड कैप, स्मॉल कैप, बड़े शेयर 2500-2600 शेयर ऐसे थे निफ्टी एनएससी के जो तेजी में थे। निफ्टी के 50 में से करीब 37-38 शेयर ऐसे थे जो हरे निशान में थे। सर, पहले तो डील हुई क्या, ये समझ लेते हैं कि डील क्या हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि एक ग्रेट सेटलमेंट हुआ है। कल तक वो ये कह रहे थे कि हम पूरी ताकत से हमला करेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने रात में हमले रोके, और इस बात का संकेत था कि कई सारे दबाव हैं। जियोपॉलिटिकल दबाव से ज़्यादा अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अपने भीतरी दबाव हैं। महंगाई की दर बढ़ी हुई है, ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है, और इन सारे दबावों के चलते डोनाल्ड ट्रंप को अपनी तरफ से युद्ध खत्म करने की घोषणा करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका के हमले होने वाले थे उन्हें रोक दिया गया है, क्योंकि ईरान ने उन शर्तों को या उन प्रावधानों को मान लिया है जिन प्रावधानों पर यह संधि हो सकती है। और यह भी कहा गया कि होर्मुज को जल्दी ही खाली कराया जाएगा। ईरान की प्रतिक्रिया ये थी, पहले ईरान ने कहा कि कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं आया है। जो IRGC के हवाले से ये कहा गया कि डील तो हो सकती है, क्योंकि ईरान ने की शर्तों को, ईरान की तरफ से भेजे गए मसौदे को अमेरिका ने मान लिया है। परिस्थिति यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा घोषणा की है। ईरान ने संभल कर किंतु परंतु के साथ
इसका समर्थन किया है। जो ताज़ी खबर अभी इस समय आ रही वो ये है कि रविवार को जिनेवा में शायद इस मामले में एक दस्तावेज पर या सहमति पर, मेमोरेंडम पर दस्तखत हो सकते हैं, लेकिन अभी 2 दिन बाकी हैं। 2 दिनों तक जो अनिश्चितता है वो बनी हुई है, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज किसी के पास नहीं है कि आखिर वो कौन सी शर्तें हैं जिन पर ईरान मान गया है और वो कौन सी शर्तें हैं जिन पर अमेरिका ने अपनी सहमति जाहिर की है। सर अभी तक क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया, कुछ पता नहीं चला, लेकिन मोटा मोटा जितनी खबरें छनकर आ रही हैं, क्या आपको लग रहा है डील कमजोर हुई या मजबूत हुई? कागज आने तक तो बाजार केवल अंदाजी लगा सकता है, लेकिन चूंकि बाजार इतना बेचैन था कि जंग खत्म होने की घोषणा आया, और ट्रंप इस तरह की घोषणा पहले भी करते रहे, लेकिन आज बाजार में अचानक ऐसा लगा कि सारी परिस्थितियां इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अब संधि हो जाएगी। युद्ध को लंबे समय तक ना तो अमेरिका बर्दाश्त कर सकता है और ना ईरान की क्षमता है कि इसे लंबे समय तक झेल सके। हालांकि ईरान ने इसको लंबा खींच लिया और उसका असर, उसका दबाव दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों पर दिखा, और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने ही अमेरिका को इस बात के लिए बाध्य किया। लेकिन जो कमजोरी है, जो अनिश्चितता है, जो अभी भी बनी हुई है, और इसलिए इसको थोड़ा एक चुटकी नमक के साथ लीजिए, क्योंकि दस्तावेजी डील्स भी नहीं चली हैं। पिछले साल युद्ध विराम हुआ था 2025 में, 8 महीने चला था और 8 महीने बाद पूरी ताकत से जंग वापस लौट आई थी इस साल मार्च में। तो पहली चीज तो ये कि टेक्स्ट फाइनलाइज नहीं है। अमेरिका का कहना है कि अमेरिका के सूत्रों की तरफ से जो संकेत दिए गए हैं उनके हिसाब से ईरान अपनी न्यूक्लियर क्षमता को नियंत्रित करने के लिए, यूरेनियम को हटाने के लिए, कहीं तीसरे पक्ष में रखने के लिए राजी हो गया। ईरान ने भी इसकी खुलकर कोई पुष्टि नहीं की है, क्योंकि अप्रैल 8 को जो सीज फायर हुआ था वो कुछ ही घंटों में कोलैप्स हो गया था, क्योंकि इजराइल ने लेबनान पर अटैक कर दिया था और उसके बाद एक लंबी अनिश्चितता चली थी। तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। अभी दोनों पक्ष कल ही तक एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। दूसरी चीज ये है कि एक बड़ा सवाल जो ग्लोबल कूटनीति में उठाया जा रहा है कि ईरान की तरफ से फैसला कौन लेगा, क्योंकि वहां पर सर्वोच्च लीडरशिप नहीं है। आईआरजीसी क्या इस संधि को उन शर्तों पर मानेगी जिन शर्तों पर अमेरिका इसे करना चाहता है। पर राजनीति जो ईरान की है वो ये चाहती है कि अर्थव्यवस्था के लिए जो चुनौतियां हैं प्रतिबंधों के कारण जो निवेश फंसा हुआ है वो बाहर आना शुरू हो, और अगर ये जंग खत्म होती है तो उसका लाभ मिलना शुरू हो। हालांकि अभी ब्लॉकेड हटाने की बात ईरान ने नहीं कही, होर्मुज खोलने की बात नहीं कही है। तो अब सारी चीजें इस बात पर निर्भर है, क्योंकि सप्ताह का आखिरी दिन है, इस बात पर निर्भर है कि शनिवार और इतवार को 2 दिनों में क्या होता है और वो डॉक्यूमेंट क्या आता है, जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर बाजार, निवेशक, शिपिंग कंपनियां, बीमा कंपनियां तय करेंगी कि इसमें कितनी दम है इस संधि में। जो ट्रस्ट डेफिसिट है ईरान और अमेरिका के बीच वो बेहद गहरा है। इसलिए अभी ये समझौता कितना टिकेगा और कब तक टिकेगा, इस पर सवाल बने हुए हैं। बिल्कुल सर, अगर मान लीजिए कि समझौता टिक भी गया, जो भी हुआ है, कमजोर हुआ है, मजबूत हुआ है, कौन हारा है, कौन जीता, ये सब चीजें बाद में देखी जाएंगी जब आएंगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये टिक भी गया तो ये जो नुकसान हुआ है इस पूरे युद्ध में, इसकी भरपाई में टाइम कितना लगेगा? देखिए, बाजार ये मान रहा है कि समझौता हो जाएगा, क्योंकि बाजार की आज की प्रतिक्रिया और ग्लोबल मार्केट्स की भी प्रतिक्रिया, बाकी तेल बाजार की भी प्रतिक्रिया आई थी, तेल में तेज गिरावट हमने देखी। ये माना जा रहा है कि ये संधि अब हो जाएगी, क्योंकि दोनों पक्ष कुछ ले देकर किसी चीज पर सहमत हो जाएंगे। तो अब यहां से जो आज हमें रैली दिखाई दी वो रिकवरी की होप की रैली थी, और अगर आप पूरी रैली को स्टॉक के हिसाब से अंदर जाकर परखने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा कि उन स्टॉक्स में निवेशकों की रुचि वापस लौटी जहां इस रिकवरी से सीधा फायदा होने वाला है। तो आप अगर मोटी चीजों को पकड़ें, बड़ी चीजों को, कि बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब थी, कच्चा तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी, केमिकल्स, एल्युमिनियम, असंख्य चीजें जो पश्चिम एशिया की अर्थव्यवस्था से दुनिया को जाती थी, सब ध्वस्त थी। तो अगर उन्हें ध्यान से आप देखें तो एक एक करके उन चीजों को समझा जा सकता है। जैसे कि होर्मुज का ट्रैफिक है, ये टेबल आपके सामने, इसको आप देख सकते हैं। 28 फरवरी से बंद है, ट्रांजिट 95% गिरा है। धीरे धीरे खुलेगा, पर अभी ये नहीं पता है कि होर्मुज खोलने के लिए ईरान की शर्त मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि माइनिंग की क्लियरेंस में और बीमा लौटने में बहुत लंबा समय लग सकता है। 3 महीने 4 महीने तक लगेंगे। जो यहां स्थिति है, जो लोग बाजार को इस सीधे जंग के नजरिए से देख रहे हैं वो ये मान सकते हैं कि जो युद्ध से पहले की सप्लाई थी वो इस साल के अंत तक संभव नहीं है।
रीजनल क्रूड का उत्पादन, जो कच्चे तेल का उत्पादन गिरा था, 500 मिलियन बैरल से ज्यादा का नुकसान हुआ था। जो पीक आउटेज थी वो 12 मिलियन बैरल की थी। 50% यहां बहुत तेजी से आ जाएगा वापस, ऐसा माना जा रहा है। 75% 50 तक कुछ सप्ताह में आ जाएगा और ये तेल वापस, अगर सब कुछ सामान्य हो जाता है, तो ये टैंकरों पर वापस लादा जाने लगेगा और इसकी आपूर्ति होना शुरू हो जाएगी कुछ महीने में, 3 से 4 महीने तक। तो यह कच्चे तेल की कीमतों में आज आपको भले ही गिरावट दिख रही हो, लेकिन ये कीमतें अभी $90 से $100 के बीच घूमती रहेंगी, क्योंकि अस्थिरता बाजार में रहेगी। कुवैत का क्रूड सबसे तेजी से वापस लौटेगा। 3 हफ्ते में ऐसा माना जा रहा है कि 80% क्रूड कुवैत का वापस लौट आएगा। सबसे तेज रिकवरी कुवैत के क्रूड से दिखाई देगी। इसके अलावा सऊदी सप्लाई भी तेजी से आएगी। इराक का जो हैवी क्रूड है उसकी वापसी मुश्किल है, क्योंकि इराक पर हमले भी हुए तो वहां लंबा समय लगेगा। सऊदी क्रूड पाइपलाइन से जा रहा है, रेड सी टर्मिनल से जरिए आना शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि सऊदी क्रूड का उत्पादन कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा। अमीरात का क्रूड शिपिंग शुरू होते ही तेज रिकवरी ले लेगा। ईरान का क्रूड खार्क से जाता है। अगर सैंक्शंस खत्म हटते हैं और अंतिम डील होती है और ईरान के कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ती है, तो ईरान का तेल फिर बाजार में आएगा, लेकिन यहाँ पर जोखिम रहेगा। कतर 2 मार्च से बंद है, रास लाफेन बंद है, फोर्स मेज्योर में है। लड़ाई खत्म होने के बाद 2 से 3-4 सप्ताह में एलएनजी की सप्लाई शुरू हो सकती है, पर जो पूरा रैंप अप है, पूरा उत्पादन है, उसमें कई महीने अभी लग सकते हैं। बाकी चीजें जो हैं उनको लेकर 3 से 6 महीने, चाहे नफ्था हो या केमिकल्स हो, 3 से 6 महीने की रिकवरी की परिस्थिति होगी। लेकिन जो एलएनजी का नुकसान कतर का हुआ है, उसे 5 साल तक 3 से 5 साल उसमें लग सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप मान के चलिए कि कई सारी चीजों की कीमतों में जो बढ़ोतरी हमने युद्ध के दौरान देखी थी शुभम, वो अचानक खत्म नहीं होगी। आपूर्ति होने के बाद वो जो ऊंची कीमतें हैं वो रहेंगी, और इसलिए ये जो महंगाई का दौर हमें दिख रहा है, चाहे वो फर्टिलाइजर की कीमतें हों या बाकी, उनकी परिस्थितियां सामान्य होते होते पूरा एक साइकिल, लंबा साइकिल आ जाएगा। आपूर्ति तो कब खत्म होगी नहीं होगी, पहले तो ये युद्ध खत्म हो जाए। देखिए, अभी जब अंशुमान जी जवाब दे रहे थे तो मैंने ट्रुथ सोशल पर जाकर देखा, ट्रंप का साहब का एक नया अभी ट्रुथ सोशल पर वो आया है, नया बयान आया है। बयान एक बार जरा आप स्क्रीन पर ले आइए। अब आप सोचिए क्या कह रहे हैं सर। कह रहे हैं कि जो शर्तें ईरान की तरफ से फेक न्यूज़ की तरह बताई गई हैं, उनका लिखित तय शर्तों में कोई लेना देना नहीं है। साफ कह रहे हैं कि लिखित तो कुछ और ही बात हुई थी और उनसे कोई लेना देना नहीं है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, आप लास्ट में लिखा है कि जो ड्रोन अटैक लास्ट नाइट हुए अगेंस्ट इंडियन शिप्स लीविंग द होर्मुज स्ट्रेट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। दे गेट बेटर, दे आर एक्ट टुगेदर एंड फास्ट। जल्द सुधर जाएं। मतलब अब क्या कहेंगे, आप बताइए। बाजार झूम रहा था, जो कैलकुलेटर बैठे थे नुकसान का, वो कैलकुलेटर छोड़कर ताली बजाने लगे थे। अब ये आ गया, फिर समझ में नहीं आ रहा है कि वो ताली बजाएं कि फिर कैलकुलेटर उठाएं। सर, अगर ये जंग खत्म होती है तो क्या इसे अमेरिका की हार माना जाए? लेकिन वो तो इतना ताकतवर देश था। अभी तो खत्म होने की संभावना नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का जो ताजा ट्वीट हम देख रहे हैं, उस हिसाब से संधि की शर्तों, जो हमने आपसे कहा था कि संधि की शर्तें क्या हैं, ईरान की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, अमेरिका की तरफ से कुछ कहा जा रहा है। संधि की शर्तें तो अभी स्पष्ट हैं ही नहीं। और होर्मुज के खोलने को लेकर हमने शुरुआत में ही कहा कि ईरान ने अभी तक खुलकर कोई वादा नहीं किया, तो अभी परिस्थितियां वैसे ही बनी हुई हैं। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने ये इस बात का इशारा तो जरूर किया है कि वो जंग नहीं जारी रखना चाहता, और सीज फायर कुछ छोटी मोटी हमलों के बीच में भी जारी है और बना हुआ है। तो जो बात हमने, आपको याद होगा जो लोग नियमित बोनस पॉइंट के दर्शक हैं, हमने आपसे एक विस्तृत अर्थम में ये बात बताई थी अप्रैल में, जब जंग अपने सबसे उरूज पर थी, मध्य में थी, कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में हमला करने वाले देश, सॉवरिन देश, संप्रभु देश, कभी नहीं जीत पाते हैं। वो क्यों नहीं जीत पाते हैं, इससे क्यों नहीं सीखते, इनकी सबसे बड़ी नसीहत क्या है? क्या ऐसा बदल गया दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की पॉलिटिक्स में, दुनिया की डिफेंस में, कि बड़े देशों ने, जहां जिस भी देश ने जिस देश पर हमला किया है, वो वापस कभी जीत कर नहीं निकला? देखिए, रूस अभी तक यूक्रेन के साथ जंग में फंसा हुआ है। आज लगभग 3 साल, 3.5 साल से ज्यादा हो गए हैं। चाहे वो इराक का हो या अफगानिस्तान हो और अब ईरान की परिस्थिति हो। तो अगर आप जानना चाहते हैं
कि अमेरिका कौन सी ऐसी चीज़ों से या डोनाल्ड ट्रंप ऐसी कौन सी चीज़ों के दबाव में है। कुछ दबाव तो आपको सामने साफ दिख रहे हैं, महंगाई, कच्चे तेल की कीमतें, पर इसके पीछे भी कई ऐसी चीज़ें हैं स्ट्रक्चरल रूप से दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में इकोनॉमिक्स में या दुनिया की आर्थिक अर्थव्यवस्था में, जिसमें हमलावर कभी नहीं जीतता। हमलावरों का ये जो, जिसको आप एग्रेसर्स कर्स कहते हैं अंग्रेजी में, वो अभिशाप क्या है, इसे जानना चाहते हैं तो फिर से आप जाकर इस अर्थम को हमारी टाइमलाइन पर देख सकते हैं।